नमस्कार, आज है 31 मई, दिन बुधवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश, हमारी प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश में फिर राहुल का पीएम मोदी पर हमला, बोले भगवान को भी समझा सकते हैं प्रधानमंत्री। ओवैसी भी मोदी पर भड़के, बीजेपी ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को 85% कमीशन खाने वाली पार्टी बताया, कहा वीरों का किया अपमान, नई संसद पर भी कीचड़ उछाला। तेजी से बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था, उम्मीद से बेहतर रही जीडीपी की रफ्तार। चौथी तिमाही में ग्रोथ 6.1% तक पहुंची। आज कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण, जानेंगे ये आंकड़े देश की आर्थिक सेहत के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने सीबिल स्कोर को लेकर एसबीआई को लगाई फटकार, कहा कम सीबिल स्कोर के आधार पर बैंक एजुकेशन लोन देने से नहीं कर सकते इनकार। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण, जानेंगे क्या वाकई में सीबिल स्कोर एजुकेशन लोन के लिए नहीं बनेगा अब बाधा। बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में फिर तेजी, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में खुलासा, 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या भी करीब 15% बढ़ी। और एक्सपायरी के पहले फिसला बाजार, निफ्टी 100 अंक फिसलकर 18,500 के पास हुआ बंद। सेंसेक्स करीब 350 अंक टूटा। मेटल, एनर्जी, फाइनेंस और बैंकों से दबाव। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए सरकार ने जीडीपी ग्रोथ का डेटा जारी कर दिया है। जनवरी मार्च 2023 तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज यानी कि 6.1% की दर से बढ़ी। एक साल पहले समान तिमाही में ग्रोथ रेट 4% रही थी। दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.4% रही। पूरे वित्त वर्ष यानी कि FY 2023 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रही। ये अनुमान से बेहतर रही है। जनवरी मार्च तिमाही में जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में सालाना आधार पर 6.5% का उछाल दर्ज किया गया, जो एक साल पहले समान तिमाही में 3.9% था। दिसंबर तिमाही के लिए जीवीए 4.7% था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीवीए 7% रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 8.8% का रहा था। जीडीपी डेटा के साथ में अप्रैल महीने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का भी डेटा जारी किया गया है। 8 कोर इंडस्ट्रीज के ग्रोथ अप्रैल में 3.5% रहे और ये 5 महीने का निचला स्तर है। मार्च में कोर इंडस्ट्रियल आउटपुट 3.6% था। बीते महीने फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और कोल प्रोडक्शन में तेजी रही। सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक FY 2023 में 8 कोर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट सालाना आधार पर 10.4% से घटकर 7.7% आ गया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज की बात करें तो अप्रैल में कोल आउटपुट 9% रहा, क्रूड ऑयल आउटपुट 3.5% घटा, नेचुरल गैस आउटपुट 2.8%, फर्टिलाइजर आउटपुट 23.5% बढ़ा, स्टील आउटपुट 12.1% बढ़ा, सीमेंट आउटपुट 11.6% बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट 1.4% घटा। तो ये पूरा स्कैन है जो जीडीपी डेटा आए हैं, लेकिन बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जीडीपी ग्रोथ रेट शानदार रही है। और अगर चौथी तिमाही में देखें तो हमने तो सबसे तेजी से इस बीच में पूरी दुनिया में ग्रोथ दर्ज की है। तो क्या है जीडीपी डेटा के आंकड़े और अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं उन पैमानों पर किस तरह की सेहत बयां कर रहे हैं ये आर्थिक
हालात के देश की। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान राधिका पांडे, सीनियर फेलो NIPFP जुड़ चुकी है हमारे साथ। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। राधिका जी, शानदार आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। पहले तो क्या आप भी इन्हें शानदार आंकड़े कहेंगी, और अगर ये शानदार हैं तो फिर ये ग्रोथ एग्जैक्टली आ कहां से रही है? आंकड़े रहे हैं स्पेशली Q4 के लिए, क्योंकि अगर आप देखें कि एडवांस एस्टिमेट में पूरे साल की जो ग्रोथ रेट थी वो 7% प्रोजेक्ट की गई थी। उसके अनुसार जो फोर्थ क्वार्टर मार्च क्वार्टर की इम्प्लाइड ग्रोथ 4.4% मानी जा रही थी। तो उसके कंपैरिजन में मार्च क्वार्टर की ग्रोथ 6.1% आई है। तो ये सारे एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है। अगर आप जितने भी एस्टिमेट्स देखें 5%, 4.9%, 5.5% तक गए, लेकिन 6.1% एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपसाइड सरप्राइज है ये फोर्थ क्वार्टर के लिए। और जहाँ तक बात करें कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है, एक बहुत बड़ा जो रिवाइवल दिख रहा है वो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिख रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स को अगर हम देखें, दिसंबर क्वार्टर और उससे पहले सितंबर क्वार्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव थी। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत हाई थी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, और इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे, और उस कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लैंग्विश हो रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं। हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस के कारण होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव हो गया है, डिफ्लेशन में हो गया है। तो उसका एक हमें एक पॉजिटिव जो प्रभाव दिख रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ रही है फोर्थ क्वार्टर में वो 4.5% है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 क्वार्टर्स। तो ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है फोर्थ क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ का। और दूसरी तरफ अगर हम एक्सपेंडिचर साइड से देखें, जहां हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है 8.9%। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सो मेरे हिसाब से ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स रहे हैं चौथे क्वार्टर ग्रोथ के। अच्छा, मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम बात करूं, आप जैसा कि तमाम जानकार बता भी रहे हैं कि ये ग्रोथ सरप्राइज कर रही है सबको, और खास तौर से हायर इंटरेस्ट रेट जिसका जिक्र आपने भी किया, और साथ ही साथ में अगर रियल इनकम ग्रोथ देखें तो वो वीकर साइड पे रही। उसके बावजूद इतने शानदार नंबर आए हैं, तो ये पैरामीटर्स जो है क्या ये आगे सस्टेन कर पाएंगे? आगे जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उनमें रोबस्ट पेस ऑफ एक्टिविटीज जो है क्या वो सस्टेनेबल रहेगी मैम? जी, तो अगर आप देखें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की जब हम बात करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड इंडिकेटर्स जैसे आपने बोला, तो एक्टिविटी बेस्ड इंडिकेटर्स अभी तक बहुत ही रोबस्ट रहे हैं। अगर हम जनवरी से मार्च क्वार्टर में देखें, चाहे हम PMI मैन्युफैक्चरिंग देखें, हम सेल्स की बात करें, अर्बन सेल्स पर्टिकुलरली अच्छा रहा है। रूरल इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत रिकवरी हमें दिख रहा है, क्योंकि अब मनरेगा के वेजेस में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। तो रूरल इकोनॉमी में ट्रैक्टर सेल्स एक अगर हम इंडिकेटर देखें तो वो काफ़ी थोड़ा इम्प्रूव्ड है। 2 व्हीलर सेल्स में थोड़ी सी रिवाइवल है। तो वी आर सीइंग कि थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन चैलेंजेस अब हमें देखने को मिलेंगे 2023-24 में, क्योंकि एक तरफ जो हमारा ग्लोबल ग्रोथ है वो काफ़ी वीक है। चाहे हम जितने भी US के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, यूरोप के देखें, वहाँ का इन्फ्लेशन हाई है, इसलिए वहाँ की डिमांड सबड्यूड है। तो उसका एक इम्पैक्ट जो अभी तक इतना GDP डेटा में हमें नहीं दिखा है वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें दिख सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो डोमेस्टिक हमारे इंडिकेटर्स हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारे 2 मेन पिलर्स हैं जीडीपी ग्रोथ के, इनको सस्टेन्ड रहना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी जो कंडीशन है वो ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रहना होगा। जो दिख रहा है कि इन्फ्लेशन 4.9%, 5% से नीचे आया। सो अगर हमारा इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट रहता है और डिमांड इम्प्रूव होती है, तो ग्लोबल हेडविंड से जो भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं उसको हम काउंटरैक्ट कर पाएंगे। एंड एक 6% या 6.5% के आसपास की जो एक डिसेंट ग्रोथ है इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, उसको अचीव करने में आसानी रहेगी। एब्सोल्युटली मैम। और प्रोडक्शन साइड में किस तरह से देख रहे हैं? एग्रीकल्चर ग्रोथ 5.5% रही,
काफ़ी ज़्यादा सुधार बेटर रहा एक्सपेक्टेड जो लाइंस थी उनसे, और ख़ास तौर से हमने देखा जनवरी से मार्च में जो अनसीजनल रेन्स आई थी उसके बाद तो चिंताएं गहरा रही थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये डेटा हमारे सामने है। तो ये आगे के लिए क्या संकेत दे रहा है? जी देखिए, एग्रीकल्चर में वेदर कंडीशंस, अनसीजनल रेन्स, एल नीनो का इम्पैक्ट कैसा रहेगा, उस पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी निर्भर करेगी। अगर मॉनसून्स नॉर्मल रहते हैं और नॉर्मल से ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, अनइवन ना हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे अभी प्रोजेक्शंस के अनुसार नॉर्थ वेस्ट मानसून में थोड़ा सा वीक रहेगा मानसून, और एल नीनो किस तरीके से प्ले आउट करता है आने वाले मंथ्स में, महीनों में, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पे। लेकिन अभी तक हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। 5.5% की ग्रोथ है फोर्थ क्वार्टर में। पूरे साल का हम देखें तो 4% का ग्रोथ है, पिछले साल 3.5% का था। वाटर लेवल्स हमारे रिजर्वॉयर में काफ़ी सफिशेंट है। एग्रीकल्चर आउटपुट, खारीफ प्रोडक्शन का जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी इनकरेजिंग है। तो अभी तक एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी रोबस्ट दिख रहा है, और आने वाले समय में सिर्फ जो चैलेंजेस हैं वो मॉनसून की ट्रैजेक्टरी कैसी रहती है और एल नीनो किस तरीके से प्ले आउट करता है, जो अभी इनकरेजिंगली दिख रहा है कि इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला है। तो उससे यही लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले क्वार्टर में भी डिसेंट ग्रोथ पोस्ट कर सकता है। थोड़ा सा जो कंसर्निंग पार्ट है वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेकर भी थोड़ा सा कंसर्न जता रहे हैं जानकार, जो कि 2.8% की जिसमें ग्रोथ दर्ज की गई। तो ये कंसर्न आपको कितने सीरियस इस वक्त लगते हैं? ये कंसर्न है, क्योंकि आप देखें कि कंजम्पशन का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 2.8% है, काफ़ी वीक है। और दूसरी ओर शेयर ऑफ, अगर हम जीडीपी के शेयर में कंजम्पशन की बात करें तो वो भी घट गया है, क्वार्टर में भी, क्वार्टरली डेटा में भी और एनुअल डेटा में भी। तो ये एक कंसर्न की बात है, स्पेशली जबकि हमारा नेट एक्सपोर्ट्स हमें दिख रहा है कि वो कम होगा। एक्सटर्नल सेक्टर से जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो वीक हो सकता है आने वाले समय में। तो कंजम्पशन इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न रहेगा जीडीपी के इम्प्रूव करने के लिए। और उसके लिए जैसे मैंने कहा, अगर हमारा इन्फ्लेशन मॉडरेट रहता है और रूरल इकोनॉमी में इफ़ वी स्टार्ट सीइंग सस्टेन्ड, जो अभी तक रूरल इकोनॉमी में कभी लगता है इम्प्रूव हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, सो अर्बन डिमांड इज स्टिल रोबस्ट। क्योंकि अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो वहाँ ट्रैवल, टूरिज्म, यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रॉस वैल्यू एडिशन के नंबर्स दिखे हैं। सो दैट शोज़ कि अर्बन डिमांड ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। तो कंजम्पशन को लिफ्ट करने के लिए ज़रूरी है कि रूरल इनकम्स और रूरल इकोनॉमी पे भी उतना ही जोर दिया जाना चाहिए। और इन्फ्लेशन जैसे कम होगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर इम्प्रूव होगी तो रूरल इकोनॉमी भी जब एक सस्टेन्ड ग्रोथ पाथ पे आ जाएगी तो कंजम्पशन में हमें और इनकरेजिंग नंबर्स दिखेंगे, जो कि अभी एक कंसर्निंग फैक्टर है। मैं थोड़ा सा इसलिए पूछूंगा क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आप कह रही मॉडरेट भी रही FY 2024 में, अगर हम कंपेयर करें 2023 के, लेकिन इसके बावजूद जो होम लोन्स में इजाफा हुआ है, EMIs बढ़ी हैं लोगों की, इम्पैक्ट आया है बजट पे, चाहे वो अर्बन हाउस होल्ड हो चाहे वो रूरल हाउस होल्ड हो, उनके कंजम्पशन डिमांड पे स्वाभाविक रूप से आया है। कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं हम एक्सपोर्ट्स में, थोड़ा सा इम्पैक्ट शायद एम्प्लॉयमेंट वगैरह पर भी आए। तो ये सारे इंडिकेटर्स, क्या आपको लगता है कि FY 2024 के लिए एक केक वॉक तो नहीं है? यहाँ पर अगर ठीक करना पड़ेगा तो एग्जैक्टली कहाँ पे हमें हिट करना होगा मैम? यहाँ पे आप देखें कि अब जैसे इन्फ्लेशन अगर सस्टेन्ड कम रहता है, तो जैसे अभी लास्ट टाइम RBI ने रेपो रेट में हाइक नहीं किया था, RBI केप्ट द रेट्स कांस्टेंट। तो अगर RBI रेट्स कांस्टेंट रखती है तो धीरे धीरे जो EMI पे जो बहुत एक हिट पड़ा है उस पर वो एक स्टेबल हो जाएगा और इंक्रीज़ नहीं होगा। सो वो एक पॉजिटिव प्रभाव है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बहुत ही अनइवन फिगर रहा है। जहाँ तक अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ जॉबलेसनेस कम हुआ है, लेकिन रूरल इकोनॉमी में अभी भी प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे अटेंशन, पॉलिसी अटेंशन की ज़रूरत है। और इसका एक और इम्पैक्ट हमें दिख रहा है इंपोर्ट्स पे। अगर हम इंपोर्ट्स देखें तो एक्सपोर्ट्स तो हमारा कम है क्योंकि एक्सटर्नल डिमांड नहीं है, पर इंपोर्ट्स कम है। उसके दो रीजंस हैं, एक तो कमोडिटी प्राइसेस ईज है और दूसरी तरफ डिमांड में भी, डिमांड इज़ ऑल्सो नॉट टू हाई।
तो वो भी एक रीज़न है कि इंपोर्ट डिमांड भी हमारा ज़्यादा नहीं है और इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी मॉडरेट हुआ है। तो कंजम्पशन डिमांड डेफिनेटली उसके लिए ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे और आरबीआई अपनी जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर रिविजिट करे, जो हम देख रहे हैं कि आरबीआई हैज़ डन। और अब जो हमें दिख रहा है कि जीडीपी ग्रोथ, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव रहा है, तो आने वाले जो जून मीटिंग है उसमें भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ाएगी और उसको स्टेटस को रखेगी बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन सिचुएशन। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसको आप फिस्कल टारगेट को जो हमने मीट किया है FY23 के लिए 6.4% का टारगेट हमने मीट कर लिया, तो आपको लग रहा है ये थोड़ा सा एक राहत वाली बात और आगे के लिए एक थोड़ा सा एक मोमेंटम के लिए एक स्ट्रेंथ देने वाला ये आंकड़ा? बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट हमने अपना 6.4% अटेन किया है और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा रेवेन्यूज़, पर्टिकुलरली टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज़ काफ़ी बॉयंट रहा है। इवन दो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा काफ़ी हाई है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 22-23 में उतना हाई नहीं था, तो गवर्नमेंट इज़ पम्प प्राइमिंग इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपेंडिचर कैपेक्स ज़्यादा रहने के बावजूद भी हम अपना अगर फिस्कल डेफिसिट को अटेन कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि 23-24 में जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है 5.9% का, वो भी हम अटेन कर पाएंगे अगर इसी तरीके से टैक्स रेवेन्यूज़ में जो हमको बॉयंसी दिख रही है, चाहे जीएसटी हो या डायरेक्ट टैक्सेस हो, अगर उसमें ऐसी बॉयंसी रहती है तो वी विल बी एबल टू अटेन 5.9%, क्योंकि ओवरऑल हमें अपना मीडियम टर्म जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है जो 4.5% तक लाना है FY26 तक, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि अगर हम उसको अचीव कर पाते हैं तो ये क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा ये स्टेप होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा और उससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, हमारी डेट आउटलुक हो, ये बहुत मैटर करती है। और अगर हम अपना फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करते हैं तो जो वल्नरेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी है टुवर्ड्स शॉक्स, चाहे एक्सटर्नल सेक्टर शॉक्स हो, इंटरनल सेक्टर शॉक्स हो, उसको काफ़ी शील्ड करने में, सेफगार्ड करने में आसानी रहती है। दैट मीन्स दैट द इकोनॉमी इज़ रेजिलियंट, वो शॉक्स को विथस्टैंड करने में उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका पांडे जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, एक बड़ा एनालिसिस दिया आपने। थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। तो ये थी आज की हमारी पहली कवर स्टोरी और अब आइए देखते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी क्या है। अगर आपको किसी भी तरह का लोन चाहिए तो सबसे पहले बैंक आपके सिबिल स्कोर की जांच करती है और अगर आपका सिबिल स्कोर कम या खराब रहता है तो बैंक लोन देने से मना कर देता है। लेकिन इसी बीच केरल हाईकोर्ट ने आम आदमी के हित में एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि सिबिल स्कोर कम होने के बावजूद बैंकों को बच्चों का एजुकेशन लोन रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और सिर्फ सिबिल स्कोर कम होने के आधार पर उनकी पढ़ाई का लोन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अब पूरा मसला जो है वो जरा शुरू से समझ लीजिए। दरअसल एक छात्र ने बैंक से 2 लोन लिए थे, SBI से पर्टिकुलरली, और इसमें से एक लोन का 16,667 रुपए का बकाया अभी बाकी था। बैंक ने दूसरे लोन को बत्ता खाते में डाल दिया और इसी वजह से याचिकाकर्ता का सिबिल स्कोर कम हो गया। इसीलिए बैंक ने छात्र को लोन देने से इनकार कर दिया। बैंक ने तर्क ये दिया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल 2006 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर ऐसी स्थिति में लोन नहीं देता। दूसरी तरफ छात्र का कहना था कि अगर उसे लोन नहीं मिला तो वो परेशानी में आ जाएगा। याचिकाकर्ता छात्र का यह भी कहना था कि उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव आया है और इसीलिए वो लोन को पूरा भुगतान करने में सक्षम भी है। हाईकोर्ट ने वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने ओमान में नौकरी पाली है, इसीलिए एजुकेशन लोन के लिए आवेदन केवल कम सिबिल स्कोर के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। तो क्या वाकई में सिबिल स्कोर कम होने से बैंकों को जो शिक्षा ऋण है, खासतौर से एजुकेशनल लोन का यहां पर पूरा का पूरा, क्योंकि पर्टिकुलरली पूरा मैटर है, तो क्या वाकई में सिर्फ इस बेसिस पे कि जमीनी हकीकत कुछ और है, थोड़ा सा मानवीय पहलू का भी इसमें ध्यान रखने की बात कोर्ट ने कही है।
तो क्या वाकई में सिबिल को मानवीय आधार पर थोड़ा सा लोन देते वक्त कंसिडर किया जा सकता है इस रूल के बाद? और इसमें क्या कुछ टेक्निकलिटीज हैं, बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हर्ष रुंगटा साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट के। हर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सर, इस ऑब्जर्वेशन के बाद हाईकोर्ट के, क्या हम ये माने कि बैंक सब दे देंगे लोन सिर्फ इस आधार पर कि एजुकेशन लोन है और सिबिल कम है? तो ये एकदम चीज क्लियर है कि अ, बैंकों के पास जो पैसा है वो उनका अपना पैसा नहीं है, न ही सरकारों का पैसा है, वो डिपॉजिटर्स का पैसा है, फिड्यूशियरी पैसा है। तो जो ऑलरेडी डिफॉल्ट में है, और मैंने ऑब्वियसली डिसीजन नहीं पढ़ा, लेकिन ऑलरेडी अगर कोई डिफॉल्ट में है तो उसको और पैसा देना मानवीय अधिकार के हिसाब से या मानवीय चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही जुडिशियल ओवररीच का केस है। अगर जुडिशरी ही हमको बताएगी, बैंकों को बताएगी कि कब लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से लोन एप्लीकेंट्स को कोर्ट में ही अप्लाई करना चाहिए लोन के लिए। बैंक के क्यों उसमें बीच में पड़े? मतलब ये बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे दिया हुआ, ऐसा मुझे लगता है। मैंने पढ़ा नहीं है डिसीजन, उसमें सर, जो आप बता रहे हैं, उसमें बैंक उसके कंसीडर जो कर हिसाब रहे से हैं सर, ऐसा लगता है। हाँ, उसमें जो बैंक कंसीडर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप ओवर टेक्निकल क्यों हो जाते हैं। बैंक ये नहीं कह रहे कि जिसका भी सिबिल कम है, अदालत ने ये नहीं कहा है कि जिसका भी सिबिल कम है आप उसे उठा के सारे लोन दे दीजिए या एजुकेशन लोन दे दीजिए। कोर्ट ने पर्टिकुलरली इस केस में कहा कि जब आपको मालूम है कि उसकी नौकरी लग गई है, उसके पास ऑफर है, आप जानते हो कि वो वापस कर देगा, तो आप ओवर टेक्निकल क्यों हो रहे हैं, जमीनी हकीकत को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? तो कोई भी बैंक में पॉलिसी के आधार पे लोन दिया जाता है, और पॉलिसी में आप इंडिविजुअल का ऐसा, मतलब ये जो सॉफ्ट चीजें कह रहे हैं, ये अगर हम करने लग जाएंगे इसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है। ये बात आप समझते हैं, करेक्ट? कि यही चीज, ओके, अगर मना करने के लिए किया जा रहा है, तो इसी चीज को, जो ये फ्लेक्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी दुरुपयोग होके जो पब्लिक का डिपॉजिट है वो ऐसे लोगों को दिया जाएगा जहां से रिपेमेंट शायद ना आए। उसकी जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली कोर्ट नहीं ले रहा। तो इसको कंसिडर करना कि नहीं करना, ये एक कमर्शियल डिसीजन है। और आप सोचिए, अगर आप किसी को लोन देंगे तो आप ऐसे आदमी को लोन देंगे क्या जो ऑलरेडी आपके साथ डिफॉल्ट कर रहा है? हो सकता है कि उसको ज़रूरत हो सकता है कि उसकी रीपेमेंट करने की कैपेसिटी अब बेटर हो गई हो, लेकिन आप किस आधार पे उसको लोन देंगे? जबकि वो पैसा आपका अपना नहीं है और किसी का पैसा है, पब्लिक का डिपॉज़िट का पैसा है। तो जब एनपीएस होते हैं, तब ये आवाज़ उठती है कि भई एनपीएस क्यों हो रहे हैं? और फिर ऐसे टाइम में अगर कोर्ट्स इसमें इंटरवीन करेंगे और कहेंगे कि इसका रिकॉर्ड खराब है, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट में है, फिर भी आप इसको देखिए और लोन दीजिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है बैंकिंग सेक्टर के। बट सर, इसमें एक एक आम आदमी के नजरिए से ये कहा जा रहा है कि कई बार बैंक जो हैं वो सिबिल को आधार बनाकर एकदम रिजिड हो जाते हैं, सारी चीजों को कैलकुलेट नहीं करते हैं। कई मर्तबा ऐसी छोटी छोटी इग्नोर कर देने वाली गलतियों से भी सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। और इस पर बहुत सारे बाकायदा इसमें बताया भी जाता है कि आप सिबिल स्कोर को छोटी मोटी इग्नोरेंस से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ बिल्कुल एकदम लकीरों पर बैठ जाने से आप क्या एक सही लोन लेने का जो हकदार है, जो अंततोगत्वा बैंक का ही भला करेगा, क्योंकि बैंक लोन दे रहा है तो वो कमाई भी तो कर रहा है, तो आप एक पोटेंशियल अच्छा ग्राहक भी तो खो देते हैं। तो सिबिल है क्या? सिबिल आपका लेखा जोखा है। आपने कौन से लोन लिए हैं और वो उसको समय पे चुकाया है कि नहीं, ये एक सिबिल या जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं, सिबिल एक पर्टिकुलर कंपनी है, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं उनका रिकॉर्ड है।
और इस पर्टिकुलर केस में जो एटलीस्ट न्यूज़पेपर का हवाला है, तो जो बोरोवर है उसने इसी बैंक के साथ डिफॉल्ट किया है। और भी अगर कोई डिफॉल्ट वो दिखा रहा है तो ये छोटी मोटी कैसे हो गई, टेक्निकल कैसे हो गई? डिफॉल्टर को आप कैसे लोन देंगे? और फ्यूचर इनकम के बेसिस पे नहीं सर, कोई सर आधार सर दिखाया सर यहाँ है, पर और यहाँ अगर पर कल उसको ही नौकरी मिल गई है तो लोन सर यहाँ पर सर तर्क ये है, अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को एवरग्रीनिंग पर लताड़ लगाई कि आप बड़े लेंडर्स के लिए तो एवरग्रीनिंग कर देते हैं, लोन पे लोन दे देते हैं, उनका लोन चुकाने के लिए आपके पास सारे रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं। इस केस में सिर्फ 16,000 रुपए एक अटकावा था उसका, 2 लोन लिए हुए थे, 16,000 रुपए के चक्कर में आपने उसका एजुकेशन लोन का जबकि आप जानते हैं कि ओमान में उसको ऑफर मिल चुका है। तो बड़े जब कर्जदार आते हैं तो उनके लिए तो आपकी एवरग्रीनिंग चल रही है, उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, और छोटे छोटे आदमी को आप फंसाते हैं, सिविल खराब है साहब आपका। तो ये तो सर नाइंसाफी है आम आदमी के साथ। तो ये मतलब कि वो दीवार पिक्चर में एक डायलॉग था कि दूसरों की गलती गिनाने से आपकी खुद की गलती कम नहीं हो जाती। तो ये सही बात है आपकी, एवरग्रीनिंग नहीं होना चाहिए, ना कॉर्पोरेट लेंडर्स ने कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए होना चाहिए, बट विद द सेम थिंग ना रिटेल बोरोवर्स के साथ होना चाहिए। तो जस्ट बिकॉज कॉर्पोरेट बोरोवर्स के साथ हो रहा है तो आप रिटेल के साथ भी करिए, ये कहना मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो। मैं सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिबिल को लेकर बहुत सारे कंसर्न हैं लोगों के। पहला तो आपकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो भी आपका सिबिल खराब आएगा। अब कोई कैसे ये तर्क मान ले कि मैंने आज तक लोन नहीं लिया है इसलिए मुझे लोन नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे लोन नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। सिबिल का स्कोर खराब नहीं आएगा अगर आपने कोई लोन लिया ही नहीं है, तो सिबिल का स्कोर नील आएगा, और नील आएगा तो उसको लोन मिलता है। ओके ऑब्वियसली रेट थोड़ी ज्यादा, मतलब ये एक बहुत ही सिंपल सी नहीं रुंगटा सर, मैं एक अपना खुद का पैसा। हाँ, मैं एक केस की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं एक केस की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओवर टेक्निकल, जिस टर्म का यूज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया। आई डू नॉट, मैं एग्री नहीं करता आपके साथ, ये ओवर टेक्निकल नहीं है। डिफॉल्ट इज नॉट ओवर टेक्निकल। इसको ओवर टेक्निकल बोल के इसको डिसमिस कर देना सही नहीं होगा, और इससे बहुत गलत संदेश जाता है कि आप डिफॉल्ट करिए और फिर कोई भी आप तो कॉर्पोरेट अगर करते हैं तो इसका और उसके लिए लताड़ लगती है, और इसके लिए भी लताड़ लगेगी अगर बैंक इसको करेंगे तो। नहीं वोट आ गए तो थोड़ी पैसा वापस देगा, अगर नहीं देगा नहीं सर, बट कौन किसको लताड़ लगा रहा है इसमें एक आम आदमी जो कि डिजर्व करता है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि किसी ने बिल्स जी एक मिनट बहुत सारी, एक मिनट, ये कौन डिसाइड करेगा कि वो डिजर्व करता है? नहीं बैंक ही करेगा, बैंक ही करेगा सर, बैंक ही करेगा सर। नहीं रुंगटा सर, चाहिए क्यों? रुंगटा सर बैंक ही करेगा, लेकिन एक आम आदमी पूछता है कि कई बार आप कहते हैं कि आप पे योर बिल्स ऑन टाइम, कई बार एक दिन का डिले, 24 घंटे का डिले हो जाता है, नेटवर्क में नहीं है, खराब नहीं होता सर। असर तो पड़ रहा है ना सर, असर तो पड़ रहा है ना, नहीं पड़ता सर। तो ये भ्रांतियां, मतलब प्लीज ये भ्रांतियां मैं खोलना चाहता हूं दर्शकों के लिए। एक दिन का क्या, एक इंस्टॉलमेंट भी मिस हो जाता है, 2 इंस्टॉलमेंट भी मिस हो जाते हैं, अगर वो टाइम पे आप पैसा दे दो वापस, टाइम पे मतलब उसको विद इंटरेस्ट दे दो, तो आपके सिबिल स्कोर पे एक इंस्टॉलमेंट से फर्क नहीं पड़ता। आपका रेगुलर डिफॉल्ट हुए बिना सिबिल स्कोर लो नहीं हो सकता। तो ये 2 भ्रांति तो कम से कम यहां आपने दूर की। एक कि आपने अगर कभी कर्जा नहीं लिया है तो वो आपके सिबिल स्कोर को खराब नहीं करेगा, नील करेगा, और उस सूरत में आपको लोन दिया जा सकता है, नंबर 1। दूसरा, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट मिस हो जा रही है और आपसे बैंक कह रहा है कि इस वजह से सिबिल स्कोर खराब आया, तो वो शायद वस्तु स्थिति नहीं है, तो उससे भी सिबिल का स्कोर खराब नहीं होता। तो कुल मिला के इस केस में सबसे पहले सबको अपना अपना सिबिल स्कोर लेना चाहिए। ठीक, साल में एक बार आप फ्री सिबिल से अपना स्कोर ले सकते हैं। ऑलराइट सर, और सिबिल ही नहीं है, अगर कोई गलती है तो उसको फिक्स करिए। अब मेरे पास वक्त की कमी है सर, वरना मैं जरूर आपसे नेक्स्ट राउंड में जरूर कभी बात करूंगा कि सिर्फ सिबिल ही नहीं है जिस आधार पर बैंक्स लोन रोक देते हैं। जो वहां पर बैठा हुआ मैनेजर है, कभी कभी उसके अपने डिसीजंस भी होते हैं जिनसे बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हो जाती है। एनीवे,
ये बैंकिंग सिस्टम के रूल्स हैं। जैसा आपने कहा कि बैंक्स पब्लिक का पैसा ही क्योंकि दूसरी जगह दे रहे हैं, तो इसलिए उनकी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि एसबीआई को ये जो फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने, इसकी नजीर बाकी बैंक लेते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रुंगटा सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर। और आइए अब दिन की बाकी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास की योजनाओं में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस लूटने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे वो गरीब हो, वंचित हो, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, सबको समान भाव से लूटती है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत अजमेर से कर चुकी है। रैली में पीएम ने कहा कि ये नवनिर्माण का दौर चल रहा है। पीएम मोदी ने जनसभा से पहले पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर भी वो पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। ब्रह्मा मंदिर के पुजारियों ने उनको साफा पहनाकर स्वागत किया। मोदी ने आरती और परिक्रमा करने के बाद मंदिर के बारे में पुजारियों से बातचीत भी की। पीएम मोदी के दौरे के लिए मंदिर को सजाया गया था। पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला लगता है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में दर्शन के बाद मोदी कायड़ विश्राम स्थली पहुंचे। रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह को राहत मिलती दिख रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि 15 दिनों के भीतर पुलिस इस मामले में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। यह चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट हो सकती है। पहलवानों के दावे को साबित करने वाला उसे कोई सबूत नहीं मिला है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण पर पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज करवाने वाली पहलवान बालिग निकली है। ये पहलवान रोहतक की रहने वाली है। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसे बालिग होने की पुष्टि हुई है। ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा का केस वाराणसी कोर्ट में चलता रहेगा। इस केस के खिलाफ मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका को इलाहाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। वाराणसी की जिला अदालत भी पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर चुकी है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग 5 हिंदू महिलाओं ने की थी और वाराणसी कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है। पिछले 1 से 2 महीनों के दौरान देश में 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है, जबकि 100 मेडिकल कॉलेज रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक नेशनल मेडिकल कमीशन के यूजी बोर्ड को इन मेडिकल कॉलेजेस में जांच के दौरान खामियां मिली। इसके बाद ही इनकी मान्यता रद्द की गई। अब तक जिन 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है वो पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, पुदुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के हैं। अन्य मेडिकल कॉलेजों की भी जांच की जा रही है। मेडिकल कॉलेज चाहे तो मान्यता रद्द होने के 30 दिन के भीतर नेशनल मेडिकल कमीशन में अपील कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के करमारा सेक्टर में एलओसी के पास सेना ने 3 आतंकवादियों को पकड़ा है। ये तीनों 30 मई की रात खराब मौसम और बारिश का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना के जवानों ने फेंसिंग क्रॉस कर रहे तीनों आतंकियों पर फायरिंग की। फायरिंग में घायल एक आतंकवादी का पुंछ के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सेना के मुताबिक इन तीनों को बॉर्डर पार से हथियार और ड्रग्स की खेप मिली थी और वो इसकी तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से AK-47 राइफल, 2 पिस्टल, 6 ग्रेनेड, प्रेशर कुकर में रखा एक IED और हेरोइन के 20 पैकेट बरामद हुए हैं। PFI के फुलवारी शरीफ मामले में NIA ने बिहार, कर्नाटक और केरल में करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। NIA की टीम ने कटिहार के हसनगंज में करीब 3 घंटे तक छापेमारी की। NIA की टीम ने PFI के कथित नेता नासिर हुसैन के घर कई दस्तावेज को भी खंगाला। स्थानीय लोगों की माने तो NIA पूछताछ के लिए महबूब आलम नदवी के भाई मोहम्मद जावेद को अपने साथ ली गई है। जुलाई 2022 में पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस की रेड में PFI से जुड़े कुछ लोग पकड़े गए थे। छापेमारी में इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला है। इसमें अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग की गई थी। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इंडियन नेवी ने INS विक्रांत पर मोस्ट एडवांस मिलिट्री चॉपर उतारा है। इससे MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है। नेवी पहले सी किंग चॉपर का इस्तेमाल करती थी, अब इसकी जगह रोमियो का इस्तेमाल किया जाएगा। नेवी ने
आईएनएस विक्रांत पर रोमियो के लैंडिंग का वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा है कि यह हेलीकॉप्टर मील का पत्थर है। रोमियो को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। भारत ने 24 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी 2020 में भारत आए थे। उसी दौरान पीएम मोदी ने इन्हें खरीदने के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर 19 मई से अटके दक्षिण पश्चिम मानसून ने अब रफ्तार पकड़ी है। 15 जून से देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य गति से चलते हुए मानसून को 22 से 26 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पार कर लेना चाहिए था, लेकिन यह उस स्थिति में आज पहुंचा है। मानसून की गति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 जून को केरल में और 5 जून तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। 10 जून तक मानसून महाराष्ट्र और तेलंगाना तक पहुंच जाएगा। 15 जून से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश होने लगेगी। आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में तेजी आई है। ऑनलाइन फ्रॉड मामलों की संख्या भी बढ़कर 13,500 के करीब आ गई है, जबकि पिछले साल यह संख्या 9,000 के करीब थी। आरबीआई की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 1 साल के अंदर 500 रुपए के नकली नोटों में तकरीबन 15% की बढ़ोतरी हुई है। देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में खुद देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दी है। आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया है, बैंकिंग सर्विसेज के नाम पर ग्राहकों को कई तरह के कॉल्स और एसएमएस आते हैं और इन्हीं कॉल्स एसएमएस के जरिए लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और बैंक खाते खाली हो जाते हैं। आरबीआई का कहना है कि ग्राहकों को हमेशा जागरूक किया जाता है कि वो किसी भी अनजान कॉल्स पर किसी भी तरह की अपनी निजी जानकारी ना दें। साथ ही एसएमएस द्वारा आए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। इसके बावजूद लोग ऐसे जालसाजों के चक्कर में आ जाते हैं। बैंकिंग फ्रॉड की बात करें तो साल 2022 से 23 के बीच कुल 13,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें ग्राहकों को करीब 30,200 करोड़ रुपए की चपत लगी है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से 23 के बीच डिजिटल पेमेंट के जरिए धोखाधड़ी की गई, यानी कार्ड और इंटरनेट के जरिए बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया गया। यही नहीं, लोन के नाम पर भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई। अब नजर डालते हैं 2020 से 2023 के बीच हुए फ्रॉड के मामलों पर। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2021 के बीच कुल 7,338 मामले सामने आए। 2021 से 2022 के बीच 9,097 मामले सामने आए, जबकि 2022 से 2023 के बीच 13,530 मामले सामने आए हैं। पिछले 3 सालों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के मामले प्राइवेट सेक्टर बैंक से मिले हैं। आरबीआई की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछले साल की तुलना में 2022-23 में बैंकिंग सिस्टम द्वारा पकड़े गए 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 14.6% बढ़कर 91,110 नोट हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2,000 रुपए के नकली नोटों की संख्या 28% घटकर 9,806 नोट रह गई है। आरबीआई ने सबसे ज्यादा नकली नोट 2,000 रुपए के नहीं बल्कि 500 रुपए के पकड़े हैं। सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी पतंजलि फूड्स ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि फूड्स के ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस इस साल जून में आएगा। कंपनी सिंगापुर, अमेरिका, यूके में रोड शोज करने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी की आगे की क्या है ग्रोथ स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट्स लॉन्च को लेकर क्या है प्लान, इन सवालों के साथ साथ ओवरऑल नतीजों पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से खासी बातचीत की। इनिशिएटिव हम ले चुके हैं, तो जून महीने में आप पतंजलि को बहुत ऊंचाई पर आप देखेंगे और हम देश की आत्मनिर्भरता में, देश के स्वावलंबन में, देश की समृद्धि में, देश को परम वैभवशाली में बनाने में, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में पतंजलि एक बड़ी भूमिका निभाएगा। सो शुरू करेंगे हम, तैयारी है हमारी सिंगापुर से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर के, और ऑलरेडी लोग कतार में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो है अब जो है पतंजलि को सर आंखों पर उठाने के लिए और पतंजलि के साथ कदम से कदम मिला करके इसको क्षितिज पर ले जाने के लिए।
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एफपीआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को लेकर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और इसके तहत देश में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इक्विटी होल्डिंग पीएफआईज को ज्यादा जानकारी देनी होगी। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार। बिल्कुल, अगर आप देखें तो हाल में जिस तरह से अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और आरोप लगाए थे, उसके बाद सेबी का जो ये एफपीआई से अतिरिक्त डिस्क्लोजर लेने का कंसल्टेशन पेपर आया है, इसमें कई सारी अहम बातें हैं। इसमें एक बात ये कही गई है कि सेबी इस ऐसे नियम का प्रस्ताव कर रही है कि वो एफपीआई से पीछे उसके ओनरशिप कौन है, इसके पीछे क्या कौन शेयर होल्डर हैं, सारी की सारी जानकारी सेबी मांग सकती है। जो पीएमएलए के तहत नियम है कि 15% 10% जो है वो कंपनियों के लिए और 15% पार्टनरशिप के लिए बेनिफिशियल ओनरशिप इंटरेस्ट तय करने का जो पैमाना है, उस पैमाने के नीचे जाकर भी सेबी जानकारी मांग सकती है, ये प्रस्ताव है। यानी कि अगर किसी के पास 1% 2% एफपीआई का बेनिफिशियल ओनरशिप इंटरेस्ट है तो 1-2% वालों से भी सेबी जानकारी मांग सकती है कि आखिर ये लोग कौन हैं, क्योंकि सेबी को इस बात का शक है कि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि 1-2% के जरिए शेयर होल्डिंग, असली शेयर होल्डिंग जो है, असली ओनरशिप जो है वो छुपाई जा रही हो। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो यही है कि किसी की भी जानकारी मांग सकती है, ना कि वो 15% या 10% की जो पीएमएलए के नियम के तहत जो बेनिफिशियल ओनरशिप का जो थ्रेशोल्ड पैमाना है उसको फॉलो किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसमें ये मांगा किससे जाएगा? मांगा उनसे जाएगा जो ऐसे एफपीआईज हैं जिनका किसी एक ग्रुप में जो है उनके कुल एओएम का 50% से अधिक किसी सिंगल ग्रुप में या कंपनी में अगर उन्होंने निवेश कर रखा है, या भारतीय बाजार में अगर उनका 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है और वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि वो ना तो किसी विदेशी सरकार या उससे जुड़ी संस्था के फंड हैं या पब्लिक फंड हैं। पब्लिक फंड का मतलब जैसे हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड होता है, वैसे कई देशों में इसको रिटेल फंड कहा जाता है, रिटेल एसेट फंड कहा जाता है। तो उस तरह का फंड, तो अगर वो पब्लिक फंड नहीं है या वहाँ की सरकार से जुड़ी किसी संस्था का फंड नहीं है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा और ऐसे लोगों से अतिरिक्त डिस्क्लोजर मांगा जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि जो हाई रिस्क वाले नए एफपीआईज हैं उनके पास 6 महीने की मोहलत होगी कि वो अपनी 6 महीने तक उनसे एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद उन्हें देना पड़ेगा अगर 50% की सीमा को वो पार करते हैं किसी सिंगल ग्रुप या कंपनी में। साथ ही जो मौजूदा एफपीआईज हैं जिनकी लिमिट 50% से ज़्यादा है, उनकी टोटल जो उनका निवेश है भारत में उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा किसी सिंगल ग्रुप या कंपनी में है, तो उनको 6 महीने के भीतर अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे नीचे लानी होगी। ये सबसे अहम बात है। अगर नहीं लाते हैं तो उनसे भी एडिशनल डिस्क्लोजर मांगा जा सकता है और डिस्क्लोजर अगर नहीं देते हैं तो ऐसे एफपीआईज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। बाजार की 4 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 3.5 अंकों की गिरावट के साथ 62,622 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 99 अंक फिसलकर 18,534 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 300 अंकों से ज्यादा टूटकर 44,128 के स्तर पर बंद हुआ। गिरावट में बैंकिंग सेक्टर के शेयर सबसे आगे रहे। और मार्केट में आज पूरा एक्शन बताएंगे अरमान नाहर। देखिए, लगातार तेजी के बाद आज आपको जो मार्केट है वहां पर आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। आप निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी बैंक देख लीजिए, वहां पर आपको जो है वो गिरावट आती हुई दिखी। अगर आप टॉप निफ्टी गेनर्स की अगर आप बात करें तो टॉप निफ्टी गेनर्स में भारतीय एयरटेल में आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। कोटक बैंक वहां पर जो एमएससीआई का इंपैक्ट है वहां पर भी आता हुआ दिखा। ब्रिटानिया और सन फार्मा जैसे स्टॉक है जहां पर आपको तेजी आती हुई दिखी। अगर टॉप निफ्टी लूजर्स की अगर कैटेगरी देखें तो उसमें आपको ओएनजीसी, आरआईएल, एसबीआई और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको जो है गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से
से स्टॉक्स रहे फोकस में। टोरेंट फार्मा, जोमेटो, यहाँ पर भी जो है MSCI का इम्पैक्ट देखेंगे वहां पर आता हुआ दिखा। सोना, BLW और पतंजलि स्टॉक्स भी, पतंजलि जो शेयर है वहां पर भी आपको, पतंजलि फूड्स में भी आपको बढ़िया तेजी वहां पर आती हुई दिखी। अब अगर लूजर्स की कैटेगरी देखें तो लूजर्स में आपको लुमैक्स और वेदांता जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। अगर जैसे निफ्टी गेनर्स की तो बात कही थी, पर अगर आप उसके अलावा अगर आप गेनर्स देखें तो उसमें आपको एस्ट्राजेनिका, भारत डायनामिक्स, KPIT और जिंदाल स्टेनलेस जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको तेजी आती हुई दिखी। और अगर निफ्टी लूजर्स के अलावा टॉप लूजर्स अगर देखे जाए तो उसमें राइस स्टॉक जैसे KRBL, वहां पर आपको गिरावट आती दिखी। कैंपस एक्टिव में लगभग 8% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी। अडानी टोटल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक दिखे जहां पर भी आपको गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल जो लगातार तेजी चल रही थी, आज अगर आप देखें तो मार्केट जो है लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। और MSCI के चलते आपको दिखेगा कई सारे स्टॉक्स में वहां पर एंड में बढ़ते बढ़ते मार्केट के साथ अच्छी खासी एकदम बढ़त आती हुई दिखी। IRCTC पर बुल वर्सेस बियर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण और नुपुर। वरुण है बुल तो नुपुर बियर। आप देखिए, कंपनी की टूरिज्म आय 155% के आसपास की बढ़ोतरी, जो स्टेट तीर्थ से आय आती है कंपनी की उसमें भी 155% के आसपास की बढ़ोतरी, केटरिंग आय जो है उसमें 50% के आसपास की बढ़ोतरी है। नो डाउट अब नुपुर कहेंगे कि मार्जिन्स गिरे हैं, लेकिन याद रखिएगा पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर आप देखते तो वो 2S सीट जो है ना उसकी बुकिंग IRCTC करता था, अब उसको बंद कर दिया है और वो हाई मार्जिन बिजनेस था, कोविड की वजह से शुरू हुआ था, तो उसके चलते यहाँ पे मार्जिन्स में डिप देखने मिला है, लेकिन यहाँ से नॉर्मलाइज होंगे। तो हर पैमाने पे नतीजे कंपनी के अच्छे थे, सीजनली वीक क्वार्टर में अच्छे नतीजे थे, इसके लिए मुझे स्टॉक पसंद है। बिल्कुल, फंडामेंटल डिसाइड करते हैं कंपनी कैसी है, अच्छी या थोड़ी सी खराब। लेकिन अगर आपके कैटरिंग के एक्सपेंसेस बढ़ते ही रहेंगे तो मार्जिन्स पे तो दबाव बना ही रहने वाला है। कुल आय में कैटरिंग का कारोबार देखेंगे तो 41% का हिस्सा हो चुका है, पिछले साल 38% था, जिसके चलते उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आए, जिसके मार्जिन्स एक्चुअली कम होते हैं। कैटरिंग के 9-10% के मार्जिन्स बनाती है इस सेगमेंट में। बड़ा चंक अगर कम लो मार्जिन बिजनेस से आएगा तो मार्जिन्स कैसे सुधरेंगे। इस क्वार्टर में भी सिर्फ 34% के मार्जिन्स आए, एक्सपेक्टेशन 36% की थी। इंटरनेट टिकटिंग का जो रेवेन्यू है उसमें लगातार कमजोरी बनी हुई है, मार्जिन्स भी गिरे इस सेगमेंट में। तो दो बड़े सेगमेंट से अगर वहां पे मार्जिन्स का दबाव है तो कैसे सुधरेंगे मार्जिन्स। देखिए, ये कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस चलाती है, इनके सामने कोई है नहीं, मार्जिन्स तो जब चाहिए बढ़ा लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, कंपटीशन जीरो है आप मान के चलेगा। और साथ ही साथ ये कंपनी जो है दूसरे कारोबार में विस्तार कर रही है। आप देखिए, थोड़े टाइम पहले इन्होंने जो शिप का है वो भी बुकिंग शुरू की थी, सुना था कि बस की भी करने वाले हैं, और काफ़ी सारे और कारोबार जो है उसमें कंपनी लगातार अपना एक्सपांशन जो है वो कर रही है। रेल नीर आपको याद होगा जब बंद हुआ था कोविड के चलते, उसके बाद कितना हल्ला मचा था, लेकिन उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है कंपनी कर रही है, उस कारोबार को भी कंपनी बढ़ा रही है। तो लगातार विस्तार की योजनाएं जो है वो इस कंपनी की है। और जो नई टाइप की ट्रेन ये चला रहे हैं, और आपको तो पता ही है वंदे भारत ट्रेन, उसको भी यही ऑपरेट करते हैं। चार्जेस देखें अपने, मार्जिन बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वरुण, आखिर है तो सरकारी कंपनी ना, 62% का स्टेक है और जिसके चलते लगातार विवादों में रहती है। आपको अगर याद हो तो मैं बता देती हूँ, अक्टूबर 2021 में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया था कि 50% की कन्वीनियंस जो फीस होती है वो शेयर करनी होगी आपको गवर्नमेंट के साथ, और उसको रोल बैक करना पड़ता, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट फॉल हुआ था, मार्केट कैप फॉल हुआ था IRCTC का, उनको वापस लेना पड़ता। आखिर तो सरकारी कंपनी है तो ओवरहैंग कोई भी चीज का कभी भी लगा हुआ ही रहता है। लेकिन कौन सी सरकारी कंपनी जिसने IPO से अब तक 5 गुना रिटर्न दिए हैं? कोई नहीं है, और वो है IRCTC। कहीं ना कहीं इस तरह का भरोसा जो है वो निवेशकों को इस काउंटर पे था, इसके लिए इस काउंटर ने रिटर्न दिए हैं। नो डाउट अपने 50 वीक हाई से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से अभी करीब 100-200 रुपये नीचे काउंटर ट्रेड करा है। लेकिन एक बात मुझे नुपुर समझ में नहीं आती, आप देखिए लॉस में काम करने वाला इंटरग्लोब एविएशन लाइफ हाई पे ट्रेड करता है, और मुनाफा देने वाला IRCTC, मोनोपोली कारोबार वाला IRCTC अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर वंदे भारत की टिकट मुझे 4000, 5000 डायनेमिक प्राइसिंग पे मिलेगी तो मैं इंडिगो से ही फ्लाई करूंगी, क्यों अपने 18-20 घंटे इन्वेस्ट करके मैं ट्रेन की ट्रैवल करूंगी, इसलिए शायद 50% स्टॉक नीचे। और वैल्यूएशन भी देखे तो दूसरे रेलवे कंपनियों से काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड करता है। RVNL, टीटागढ़ वैगन सबकी बात करें तो यहाँ पर भी आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए शायद पिटा हुआ है। ऐसा है ना कि वंदे भारत तो फिर भी फुल जा रही है, और सुना तो हमने ये भी है कि मेट्रो ट्रेन जो आपकी लोकल ट्रेन है उनको वंदे भारत से कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जाएगा। उसमें तो आप फ्लाइट से जाओगे नहीं, कांदीवली से दादर तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है।
वी नीड फूड नॉट टोबैको, ये इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है। दरअसल भारत में तंबाकू के सालाना 13.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है इससे, और वहीं देश में 27% कैंसर के मामले की वजह अकेले तंबाकू ही है। ऐसे में आज हम तंबाकू के खतरों पर बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे हमारी सेहत के लिए जानलेवा है। सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ क्या? मौत की खुराक यानी तंबाकू। दुनिया भर में सालाना 80 लाख से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार अकेले तंबाकू। देश में हर साल 13 लाख लोगों की मौत की वजह है तंबाकू। ये तंबाकू जानलेवा है, तभी तो देश में कैंसर के कुल मामलों में अकेले तंबाकू से होने वाले कैंसर का आंकड़ा 27% के करीब है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। फिलहाल तो हमारा मकसद लोगों को टोबैको के खतरे से आगाह करना है। दरअसल भारत में तंबाकू के उपयोग का सबसे प्रचलित रूप सिगरेट, खैनी और गुटखा है। वहीं आजकल युवाओं में ई सिगरेट का चलन भी जोरों से बढ़ा है, जो यूथ को बीमार करने के साथ उन्हें समय से पहले बूढ़ा कर दे रहा है। भारत में 15 साल या इससे अधिक उम्र के करीब 27 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। ये देश की कुल आबादी का करीब 29% है। ऐसे में इस साल वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, यानी हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी डाइट लीजिए, तंबाकू नहीं। आपको बताते हैं कि तंबाकू में ऐसा क्या होता है जो बॉडी में जहर की तरह काम करता है। दरअसल इसमें मौजूद निकोटीन, बेंजीन, हाइड्रोजन साइनाइड, अल्डिहाइड, लेड, आर्सेनिक, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड कई गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। इसके खतरों की बात करें तो एक सिगरेट किसी की 6 मिनट की जिंदगी कम कर देती है। सिगरेट और खैनी से फेफड़े, त्वचा और मुंह के कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहीं खैनी खाने वालों की आंखों की रोशनी जाने का खतरा ज्यादा होता है। खैनी सीधे कार्निया को क्षतिग्रस्त कर देती है। इसके अलावा तंबाकू के सेवन से हार्ट से जुड़ी बीमारी में खासकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई बीपी का खतरा बढ़ जाता है। लिवर, पेट के कैंसर के साथ पाचन क्रिया पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तंबाकू का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है और सीधे तौर पर मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। इसे लेकर जागरूकता की बात करें तो सरकार ने तंबाकू के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि किसी भी तरह के वीडियो कंटेंट में अगर तंबाकू के सेवन से जुड़े दृश्य हैं, वीडियो शुरू होने से पहले और बीच में कम से कम 30 सेकंड का टोबैको से जुड़ा वार्निंग मैसेज देना अनिवार्य होगा। वहीं वीडियो में जिस हिस्से में तंबाकू उत्पादों को दर्शाया गया है या इस्तेमाल हो रहा है, वहां लगातार पढ़ने योग्य टोबैको कॉजेस कैंसर या टोबैको किल्स लिखना जरूरी होगा। मैसेज में बैकग्राउंड व्हाइट और लिखा गया मैसेज ब्लैक में होगा। इस आदेश को 3 महीने में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। कोई भी इस आदेश का किसी भी तरह से उल्लंघन करता है तो उस पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि यह आदेश OTT, सोशल मीडिया, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा। अब तक ये प्लेटफॉर्म इस तरह के नियमों के दायरे में नहीं आते थे। यानी तंबाकू के खिलाफ सरकार अब खुलकर मैदान में आ गई है। अब बारी हमारी और आपकी है। हमें तंबाकू के खिलाफ जंग छेड़नी होगी जिंदगी को जीतने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजिए। नमस्कार।